सबसे बड़ी खबर अभी तक की, अपनी सरकार की दूसरी सालगिरह पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मिलकर येडियुरप्पा ने इस्तीफा दिया, फौरन मंजूर भी हो गया है। बेंगलुरु में येडियुरप्पा इस्तीफा दे रहे थे और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक भी चल रही थी, जो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। खबर जो मिल पा रही है वो ये कि 2 दिन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल फैसला हो सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक का पर्यवेक्षक बनाया गया है और इसी के बाद खबर यह है कि हफ्ते के अंत तक कोई ना कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लग जाएगी। तो 2 तस्वीरें देखिए, नड्डा और शाह की मुलाकात जो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये तय हुआ कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीएस येडियुरप्पा इस्तीफा देने के बाद जब बाहर आए तो 2-3 बातें खास कही। पहली बात, कोई दबाव नहीं था। दूसरी बात, भावुक हो गए, कहा कि मैंने बहुत अग्नि परीक्षा दी है। ऐलान करते वक्त मंच से ही वो रो पड़े। राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है, लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 2 साल का कार्यकाल अपना खत्म किया येडियुरप्पा ने, हालांकि अभी 3 साल और कार्यकाल बचा है, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर फिलहाल चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को भेजा जाएगा। बेंगलुरु और दिल्ली में किस तरह की हलचल रही जरा वो भी देखिए। येडियुरप्पा का इस्तीफा बेंगलुरु में हुआ, जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों की मुलाकात हुई। बेंगलुरु में राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने पहुंचे येडियुरप्पा और दिल्ली में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पर मंथन शुरू हो गया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते यानी कि 16 जुलाई के करीब जब येडियुरप्पा दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा अमित शाह के साथ मुलाकातें हुई थी। उसी दौरान ये कहा जा रहा था कि क्या वो इस्तीफा देंगे। 78 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अंदर खाते पर्दे के पीछे चर्चाएं ऐसी भी चल रही थी कि नेगोशिएशंस चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो मनवाना चाह रहे थे येडियुरप्पा। इस बीच उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पीड़ा में इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं खुशी खुशी ऐसा कर रहा हूं, राज्य की सेवा का मौका मिला था, अब पार्टी के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। इस्तीफा मंजूर उनका कर लिया गया है। तो बहुत सारी बातें, अब सवाल सबसे बड़ा ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी, कास्ट फैक्टर किस तरीके से बिठाया जाएगा और इसमें येडियुरप्पा की सहमति कितनी रहेगी। ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है, इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। सीधा चलेंगे, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए एक तरफ इस्तीफा हो रहा था, दूसरी तरफ जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों बैठक कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को वहां भेजने की तैयारी हो रही है, लेकिन किसके नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। कर्नाटक के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि इस दौरान अगर आप उत्तराखंड में भी देखिए तो 2 मुख्यमंत्री बदले हैं, इसी साल की बात करें, लेकिन यहां पर अगर नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लाना है तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। और ऐसे में क्या येडियुरप्पा को इग्नोर किया जाएगा या उनकी हामी से, उनकी सहमति से होगा नाम फाइनल? देखिए, इतना जरूर है कि येडियुरप्पा की सहमति के बिना नए नाम को नहीं लाया जाएगा, क्योंकि येडियुरप्पा को एक एज के कारण जो है हटाया गया है, उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हटाया गया है। और बीजेपी में एक ये मौखिक परंपरा कह सकते हैं कि 75 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को संवैधानिक पद पर नहीं बैठाया जाएगा, पार्टी के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। और इसीलिए 3 साल तक पार्टी ने येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाए रखा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए थे उसके लिए येडियुरप्पा ही एक बहुत बड़े फैक्टर थे, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो लिंगायत कम्युनिटी है। अब देखना यह है कि येडियुरप्पा की सहमति के बिना तो पार्टी के अंदर नया मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन देखना यह है पार्टी जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें येडियुरप्पा की सहमति कैसे रहेगी और किन किन नामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूर है कि 3 नामों को लेकर जो है चर्चा है, प्रहलाद जोशी हो, मुकेश निरानी हो या फिर बोम्मई हो, ये तीनों नेताओं के नाम को लेकर चर्चा जारी है। अब देखना यह है कि येडियुरप्पा और पार्टी किस नाम के ऊपर सहमति बनाती है, लेकिन इतना जरूर है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर नए मुख्यमंत्री का आपको जो है वो चुन लिए जाएंगे। और साथ ही साथ
तब तक जो है येदियुरप्पा कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन बड़ी चीज यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ऑब्जर्वर बन के जाएंगे। अभी दूसरा ऑब्जर्वर उनके साथ कौन जाएगा ये पार्टी डिसाइड करने वाली है। बिल्कुल। आज नामों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बहुत देर तक मंथन भी होता रहा। चलिए, दिल्ली के हलचलों पर हिमांशु नजर बनाए। अजीज, सीधा चलेंगे बेंगलुरु में क्या चल रहा है। प्रमोद माधव, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी की हलचल वहां की बताइए, क्या कुछ चल रहा है, चर्चाएं किन किन नामों को लेकर हो रही है। पर पहले यहाँ पे चर्चाएं वो तो 3 नामों के साथ हो रही है, पर पहले से ही येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं दिया अभी तक। उन्होंने बोला कि वॉलंटियरली उन्होंने लेकिन एग्जिट हो गया क्योंकि वो रिजिग्नेशन दे दिया। गवर्नर भी उस रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद अभी वो कावेरी उसकी रेजिडेंस पे है और उनके साथ सीनियर मिनिस्टर्स भी वहां पे हैं। वहां पे एक डिस्कशन भी हो रहा है अभी तक। पर यहाँ जैसा आपने बोला कि 3 नेम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज बीन गिवन टू दिल्ली एंड डिस्कशन इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिल्ली। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एग्जिट इज ओवर कर्नाटका पे, पर दूसरा एपिसोड अभी दिल्ली पे हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी लगातार हलचलों पर नजर बनाए हैं। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा जानकारी दे रहे थे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं राहुल की ट्रैक्टर यात्रा। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ खुलकर समर्थन में सामने आए। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस सांसद ट्रैक्टर पर सवार हुए थे। वहीं ट्रैक्टर के आगे बड़े बैनर पर साफ लिखा था, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि बाद में सुरजेवाला और कुछ कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। और ट्रैक्टर से उतरकर राहुल गांधी संसद चले गए, लेकिन उसी ट्रैक्टर को ड्राइव करते हुए पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कानून वापस लो, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी, मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी। काला कानून वापस लो। ये धरती पुत्र हैं और ये अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा पुलिस से भी कोई गिला शिकवा नहीं। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं
कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जा सके। राहुल गांधी जी का मन आजकल एक्टिंग में ज्यादा लग रहा है। क्यों? उनको लगता है कि एक दिन शिव मंदिर जाएंगे तो शिव भक्त हो जाएंगे, एक दिन जनेऊ पहन लेंगे तो ब्राह्मण हितैषी हो जाएंगे, एक दिन ट्रैक्टर पे बैठ जाएंगे तो किसान हितैषी हो जाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता है भाई। असल में राहुल गांधी को सत्य के धरातल से परिचय नहीं है। इस समय देश का किसान अपने दिलों में नरेंद्र मोदी जी को बसाए हुए है। बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहां बैठ के, पहले ठंड था अभी गर्मी में, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है। बट सरकार कहीं ना कहीं इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश के किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है? ऐसे कोई तैयार की बात ही नहीं है। तो प्रजाप्रभुत्व है, विरोध करना है तो अलग अलग तरीके के विरोध कर सकते हैं, इसको कोई तैयार नहीं। 1230 रुपया के MSP में हम लोग का धान बिका था 1100 रुपया क्विंटल। आज हमारा धान 1888 रुपये के MSP में 1888 रुपया क्विंटल बिक रहा है। पूरे गांव खुश है, जवार खुश है। तो राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको लगता है कि हमारी बपौती थी वो सीटवा जहां वो नरेंद्र मोदी जी बैठ गए हैं आके, तो वो बर्दाश्त के बाहर है। ओकरे खातिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आप कह रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं, आप तो अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, आप ही क्यों नहीं सिखा देते उन्हें एक्टिंग? नहीं, हमसे नहीं सीखेंगे ना। आप प्रपोजल भेज दीजिए। हम सिखाएंगे तो उनको सही वाली एक्टिंग सिखाएंगे। जीवन एक मंच है, अपने कर्तव्य के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ो। और इस बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। किसानों के मुद्दे को हाईजैक कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा उन्होंने कहा। मकसद सियासी नहीं बल्कि मकसद साजिश भरा है। राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद की ओर निकले और मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। तो राहुल ने कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा कानून लाया गया है और वो ट्रैक्टर संसद में चलाएंगे। ट्रैक्टर पे बैठ करके फोटो अपॉर्चुनिटी करना एक बात है, किसानों के हितों और किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर होना दूसरी बात है। जहाँ तक सवाल है, अगर उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। याद होगा लोगों ने भट्टा परसौल में भी इसी तरह का किसानों के झोपड़ियों में, घरों में बैठ करके फोटो अपॉर्चुनिटी का काम इन लोगों ने किया था। इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग देश को में आशंकाएं और अफवाहें फैला करके किसी तरह का राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। क्या आपको लगता है मकसद सियासी है? और इस बीच 8 महीने हो गए हैं किसानों को बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों के समर्थन में अभिनेत्री गुल पनाग भी उतरी है। गुल पनाग आज जंतर मंतर पर पहुंची, जहां पर किसान अपनी संसद लगा रहे हैं। गुल पनाग ने मंच पर पहुंचकर कहा कि जो कानून सही तरीके से पास नहीं हुए हैं उसमें हम संशोधन नहीं चाहते, वो कानून रद्द होने चाहिए। मिडिल क्लास पे होगा जो इन्फ्लेशन की मार ऐसी दिखा रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मैं समय बहुत कम है और बहुत लोग दिल्ली रवानगी से पहले ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। जी हां, जासूसी कांड में ममता सरकार ने जांच का फैसला किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस MB लुकूर और कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की अगुवाई में एक कमीशन का गठन किया गया है। ममता बनर्जी दोपहर 3 बजे कोलकाता से 5 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में वो विपक्षी मोर्चे को मजबूत करेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। जिस प्रकार पीछे से प्रचार किया जाए, उनको PM प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो पिछले चुनाव में 34 से 22 सीट में आ गए, लोकसभा सीट ममता बनर्जी, उस समय भी सारे नेताओं को बुला करके कलकत्ता में सभा की थी और PM बनने के लिए उनके लोग बोले दीदी PM बनेंगे बोल प्रचार हुआ था, तो उनका 1 दर्जन सीट कम हो गया। बाकी जो नेता आए थे, इसके बहुत पार्टी आज ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। बहुत नेता उस समय MLA MP थे, वो भी आज नहीं है, हार चुके हैं। मोदी जी के साथ देश है, इसलिए 282 से 303 तक सीट पहुंची और मोदी जी की सरकार, उसके उपलब्धि पर लोगों का पूरा भरोसा है।
Bengal is in safe and secure hands of Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee, and she is destined to play a very, very important role, maybe the most central role in the politics of the country. सीधा चलेंगे अनुपम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, समझाइए जरा, क्योंकि दिल्ली रवानगी से पहले इस कमीशन का गठन, क्या इशारा? जी देखिए, ममता बनर्जी के दिल्ली जाने से ठीक पहले इसके गठन का मकसद साफ है। ममता बनर्जी एक संदेश देना चाहती हैं कि इस वक्त मोदी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें, चूंकि बंगाल चुनाव हुआ उसमें उन्होंने शिकस्त दी, एक तरह से जो दावा करती हैं ममता बनर्जी। इसके बाद जब दिल्ली वो जा रही हैं 3-4 दिनों के लिए, 3 दिन गहमा-गहमी के रहेंगे, वहां पर ये जो कमीशन का गठन किया गया, क्योंकि सारे राज्य इसकी जांच की मांग कर रहे थे, कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियां भी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि इसका गठन करके वो इस जो खेमा है उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं, और उनका जो कद है उनके जाने के बाद जो गंभीर पैदा होगा वो वहां पर ज्यादा मिलेगा, उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गठन किया है, उनकी सोच है कि दिल्ली दौरा जब रहेगा तो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, इस पर उन्होंने जांच कमीशन का गठन किया है, और जब वो दिल्ली पहुंचेंगी तो दूसरे नेताओं से भी इस विषय पर बातचीत होगी। साथ ही जो खाका है वो तो तैयार करना है, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि मोदी के खिलाफ जो खेमा तैयार हो रहा है उसमें अपने को अग्रणी दिखाना। जी शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। अनुपम मेरे से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा के पिछले सत्र में विधायकों की पिटाई के आरोपों में आज आरजेडी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के एक विधायक सतीश दास आज हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायकों के हाथों में झाल भी था। इस मौके पर विधानसभा विधायकों ने कहा कि नीतीश सरकार विधायकों की जान लेना चाहती थी, इसीलिए हेलमेट पहनकर आए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि महज 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर सरकार खानापूर्ति कर रही है। पिछले बजट सत्र में जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों की पिटाई हुई थी, उसके विरोध में आज आरजेडी के 2 विधायक मॉनसून सत्र के पहले दिन जो हम देख सकते हैं यहाँ पर झाल बजा रहे हैं और हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। और इन्होंने जो है आप देख सकते हैं कुछ बैनर भी जो है लगाया हुआ है कि क्या बिहार में दलित होना गुनाह है। तो यहाँ पर आरजेडी के जो 2 विधायक हैं मुकेश रोशन और सतीश कुमार अपने तरीके से जो है वो यहाँ झाल बजा रहे हैं और हेलमेट पहनकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र में पिछले सत्र में जो पिटाई हुई थी विपक्ष के विधायकों की, मुकेश जी ये हेलमेट पहन के क्यों आज आ पाए हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना रक्षा करने के लिए, चूंकि विधायकों को मार के लहूलुहान कर दिया जाता है इसी लोकतंत्र के मंदिर में। पिछले बजट सत्र में आप लोगों ने देखा होगा 23 मार्च का दिन काला दिवस के रूप में माना जाएगा। नीतीश कुमार जी के इशारे पर विधायकों को पिटवाया गया, डीएम, एसपी, एएसपी, डीएसपी को छोड़ा गया और 2 सिपाहियों के ऊपर कार्रवाई। ये कैसी नैतिकता की बात करते हैं? विधायकों को मारपीट करवाते हैं। विधायकों का मान और सम्मान जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सांकेतिक रूप से काला मास्क लगा करके उनका विरोध जताने का काम करेंगे।